कहा जाता है कि जब आपका ध्यान किसी छोटी चीज पर हो तो अक्सर बड़ी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। वर्तमान समय में असम बाढ़ का सामना कर रहा है और असम की बाढ़ का विश्लेषण करते हुए आज का हमारा आर्टिकल हमें इसी बात की तरफ ध्यान दिलाता है। यह आर्टिकल हमें बताता है कि असम वर्तमान समय में जिस बाढ़ का सामना कर रहा है उसमें तमाम लोग जिन कारणों पर ध्यान दे रहे हैं वो कारण दरअसल छोटे कारण हैं। और अगर हमको असम की बाढ़ को समझना है और असम की समस्या को सॉल्व करना है तो हमें छोटे कारणों पर ध्यान न दे करके जो बड़े कारण हैं, जो दीर्घकालिक कारण हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आखिर ये दीर्घकालिक कारण है क्या जिनकी वजह से असम इस बार इतनी गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है? और ये दीर्घकालिक कारण, ऐसा कि आर्टिकल में बताया गया है कि आगे आने वाले समय में समस्या को और ज्यादा गंभीर बना सकते हैं। तो आखिर वो कारण है क्या? उन कारणों पर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरियल डिस्कशन के प्रोग्राम पर, जहां पर हम किसी टॉपिक पर बहुत डिटेल से डिस्कशन करते हैं। उसके तमाम जो एनालिटिकल पक्ष हो सकते हैं, उसके तमाम विश्लेषणात्मक पक्ष हो सकते हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप देखें कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है असम वर्तमान समय में एक गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है और इस बाढ़ के दौरान आपको देखने को मिला है कई रिकॉर्ड जो हैं वो बाढ़ के यहां पर टूट चुके हैं। बहुत गंभीर बाढ़ आई है, बहुत सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जान माल का काफी ज्यादा नुकसान जो है वो असम को यहां पर झेलना पड़ा है। और इस पूरी सिचुएशन में अगर आप देखें, इस पूरी सिचुएशन में आपका जिस एक तरफ जो है आर्टिकल हमको ध्यान दिलाना चाहता है, जिस एक तरफ आर्टिकल जो है वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अभी जो है वो हम प्रॉब्लम की केवल ऊपरी समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। अभी हम इस प्रॉब्लम को कैसे समझ रहे हैं? अगर आप तमाम आर्टिकल्स को देखेंगे, अगर आप तमाम जो लोग इस पूरे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर असम में बाढ़ आई क्यों है, उनका ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बारिश अनसर्टेन तरीके से हुई है। लेकिन ये समस्या की केवल एक ऊपरी जो पॉइंट है वो यहां पर आपको नजर आएगा। लेकिन ये आर्टिकल जो हमारे सामने है, ये आर्टिकल बताता है कि यह समस्या केवल ऊपरी लेवल की नहीं है, बल्कि इस समस्या को अगर आपको समझना है तो आपको इस समस्या की डिटेल में, इस समस्या की जड़ के अंदर आपको जाना पड़ेगा। यहां पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और केवल बारिश जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, बारिश भी एक प्रॉब्लम है। इस बार मानसून भी एक प्रॉब्लम है। मानसून इस बार की बारिश इस बार थोड़ी सी ज्यादा भी रही है असम और इसके आसपास के इलाकों में खासतौर पर, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आपको असम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उन समस्याओं को सॉल्व किए बिना असम की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले असम बाढ़ के प्रति इतना ज्यादा वल्नरेबल क्यों है, ये हमको यहां पर समझना पड़ेगा। असम की ज्योग्राफी को जब आप एक बार समझेंगे, तो असम की ज्योग्राफी को जब आप देखेंगे तो आप असम की बाढ़ की समस्या को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। असम की ज्योग्राफी अगर आप देखें, ये यहां पर आपका असम का इलाका है और असम के इलाके में आपको क्या देखने को मिलता है? असम के नॉर्थ में क्या है? असम के नॉर्थ में आपको ईस्टर्न हिमालयाज देखने को मिलते हैं, यानी कि पानी का खासतौर पर आपका पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स वहां पर आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी नदियों की वहां से शुरुआत होती है। तो असम के नॉर्थ में आपको ईस्टर्न हिमालयाज देखने को मिलते हैं। असम के अगर आप असम के ईस्ट में देखेंगे, असम के ईस्ट में आपको बराइल रेंज देखने को मिलती है, पटकाई पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, पटकाई और बराइल रेंज आपको देखने को मिलती है, यानी कि इस तरफ भी आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। असम के साउथ में अगर आप देखेंगे, असम के साउथ में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, यानी कि यहां से क्या होता है, डायरेक्टली मानसूनी हवाएं जो हैं वो असम में प्रवेश करती हैं और ये मानसूनी हवाएं डायरेक्टली असम में जाकर के वहां पर बहुत ज्यादा बारिश करती हैं। तो ये तो हो गया असम में बारिश का, असम बाढ़ के प्रति इतना वल्नरेबल क्यों है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि असम बाढ़ के प्रति इतना वल्नरेबल क्यों है, तो आपको सिंपल से जवाब देना है कि असम की ज्योग्राफी जो है वो असम को बाढ़ के प्रति इतना ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया है। लेकिन जो आर्टिकल जिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हमको ध्यान दिलाता है, वो पॉइंट यहां पर आपको अपने मेंस के एग्जाम में लिखना है। वो पॉइंट ये है कि आपका फ्लड और डिजास्टरेड फ्लड में डिफरेंस होता है, यानी कि बाढ़ और आपदा युक्त बाढ़ में डिफरेंस होता है। यानी कि बाढ़ तो आपको हर जगह देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि असम में पहली बार बाढ़ आ रही है, पहली बार आपको फ्लड देखने को मिल रहा है। लेकिन ये फ्लड डिजास्टर में जब कन्वर्ट हो जाती है तब हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा होती है। तो फ्लड आना तो नेचुरल इवेंट है, फ्लड आना तो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन उस फ्लड को आपदा प्रबंधन में, उस फ्लड को आपदा में कन्वर्ट करना एक मानवीय घटना है। और यही इस पूरे एडिटोरियल का सार है।
यही जो है इस एडिटोरियल का मुख्य बिंदु है। तो हमने देखा कि आपका असम की जो ज्योग्राफी है वो असम में असम में जो बाढ़ आती है उसको कितना ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। अब यहां पर आप देखें होता क्या है, दरअसल सबसे बढ़िया प्रॉब्लम हम यहाँ थोड़ा बहुत हम प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं कि असम में जो बाढ़ आती है, इस बार जो बाढ़ आई है उसके पीछे की क्या तमाम जो 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 घटनाएं हो सकती हैं, तमाम जो रीजंस हो सकते हैं वो क्या हैं। इसमें सबसे पहला रीजन ये है कि जब भी जो सबसे पहला रीजन आपको याद रखना है वो ये है, एक तो हमने बारिश की बात कर ली है कि बारिश मानसून एक इंपॉर्टेंट रीजन है, असम की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन अगर आप देखने की कोशिश करें जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी असम की बाढ़ की बात की जाती है, जब भी असम की बाढ़ की सोल्यूशन की बात की जाती है तो उसमें हम केवल असम की बात करते हैं, जबकि आर्टिकल हमें ये कहता है कि जब भी आप असम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो आपको केवल असम पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि आपको असम के ऊपर के जो इलाके हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वाले क्षेत्रों की बात की जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जो है वो असम से ऊपर पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो वहां का जो पानी है वो भी नदियों के माध्यम से असम में ही आता है, क्योंकि असम का जो क्षेत्र है वो निचले इलाकों में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वाले जो क्षेत्र हैं वो थोड़ा सा ऊपरी इलाके में पड़ते हैं। तो वहां पर जो बारिश होती है वो बारिश का जो पानी है वो भी सीधे असम में ही आता है और इसकी वजह से असम की जो बाढ़ है वो और ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो यहां पर आर्टिकल हमको ये कहता है कि जब भी आप असम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो आपको सबसे पहले असम के आसपास के इलाकों को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम जो यहां पर इस पूरे आर्टिकल में हमको ध्यान दिलाई गई है वो प्रॉब्लम है आपका असम में जो नदियां आती हैं उन नदियों में लगातार आपको रेत, बालू और जो पत्थर है उसका खनन देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका नदियां हैं उन नदियों में लगातार आपका जो नदी का तल है, नदी की जो पहाड़ियां हैं वहां से पत्थर और बोल्डर्स जो हैं उनको लगातार निकाल लिया जाता है। तो अब ये जो पत्थर और बोल्डर्स थे ये बेसिकली क्या काम करते थे, ये पानी को कंट्रोल करने का काम करते थे, ये पानी को रोकने का काम करते थे। तो अब जब असम के ऊपरी इलाकों में बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को रोका जाता था इन पत्थर, मिट्टी और बालू के द्वारा, लेकिन जब इनका खनन कर लिया गया, जब इनको निकाल लिया गया तो पानी अब बहुत तेजी से जो है असम में प्रवेश करता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है असम के लिए बन जाती है। तो हमने देखा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है असम का जो आपका कैचमेंट एरिया। यहां पर एक शब्द आता है, ये शब्द आपको याद रखना है, शब्द है आपका कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब ये है, तो आर्टिकल हमको क्या कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कैचमेंट एरिया बेस्ड जो पॉलिसी मेकिंग है, कैचमेंट एरिया बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि असम में जो पानी आता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए ये नदी है, इस नदी में अगर कोई पानी आ रहा है तो पानी केवल नदी से नहीं आ रहा है, पानी आसपास के क्षेत्रों से भी आ रहा है। तो जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो जहां से भी पानी इकट्ठा होकर के नदी में आ रहा है उस पूरे क्षेत्र को कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो यहां पर आर्टिकल हमको ये कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको कैचमेंट एरिया बेस्ड दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। कैचमेंट एरिया बेस्ड जो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो यहां पर आपको अपनाना पड़ेगा। केवल आपको असम पर ध्यान नहीं देना है बल्कि असम के जो ऊपरी इलाके हैं, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप प्रॉब्लम को ठीक ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हमने पहली प्रॉब्लम देखी कि जब हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो हम केवल असम पर ध्यान देते हैं, जबकि असम के ऊपरी इलाके जो हैं वो इलाके भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी पॉलिसी मेकिंग में भी ठीक ढंग से शामिल किया जाना चाहिए। ये हमने पहली प्रॉब्लम देखी और पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आर्टिकल हमको याद दिलाती है वो है हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है आपका हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। आर्टिकल ये बताता है कि अगर आप देखें 19वीं सदी तक असम में आपका जो जंगल थे, असम और इसके आसपास के जो इलाके हैं, ये जब भी हम असम की बात करेंगे तो उसमें आपको मान लेना है कि उसमें असम की भी बात हो रही है और आसपास का जो कैचमेंट एरिया है उसकी भी बात हो रही है। तो ये आर्टिकल हमको ये बताता है कि 19वीं सदी के आसपास जो असम और उसके आसपास का जो इलाका था वहां पर जंगल बहुत घने हुआ करते थे और बस्तियां जो हैं वो बहुत बिखरी हुआ करती थी, बहुत कम लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से होता क्या था कि जो आपका पानी है, जो बारिश का पानी है, वो जंगलों की वजह से मिट्टी में समाहित हो जाता था, मिट्टी में अब्सॉर्ब हो जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद आपका अंग्रेजों का आगमन हुआ, ब्रिटिश सरकार का आगमन हुआ, या इस दौरान जो है ये जो तमाम विदेशी शक्तियां थीं उनका भारत में आगमन हुआ और इसके बाद भारत में चाय के बागान, असम में चाय के बागान स्थापित किए गए। चाय के बागानों को स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया, बस्तियां स्थापित करने के लिए बड़े पैमानों पर जंगलों को काटा गया, शहरीकरण आपको वहां पर देखने को मिला जिसके लिए जंगलों को काटा गया और धीरे धीरे आपके जो जंगल थे वो लगातार साफ होते गए। इसके बाद जब भारत आजाद
आजाद होने के बाद वहां पर हमने लगातार हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, कृषि का विस्तार होता गया, इसके माध्यम से आपका जो कोयले का खनन है वो आपको देखने को मिला, पेट्रोलियम के लिए खनन आपको देखने को मिला, और इन तमाम कामों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया गया, रेलवे लाइंस वहां पर डेवलप की गई। ये तमाम काम भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इनका प्रभाव क्या रहा? इनका प्रभाव यह रहा कि जंगल लगातार कम होते गए। और जंगलों के कम होने का प्रभाव क्या रहा? इसको एक बहुत अच्छी तस्वीर से यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो जब आपके जंगल किसी जगह पर मौजूद होते हैं, किसी स्लोप पर जब जंगल मौजूद होते हैं, तो जंगल जो है वो पानी को, जो पेड़ हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो जंगल है वो एक नेचुरल स्पंज के तौर पे काम करते हैं। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, जब आप स्पंज को पानी में डुबाते हैं तो स्पंज जो है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी तरीके से जब जंगल मौजूद थे और इन जगहों पर जो बारिश हुआ करती थी, असम और असम के ऊपरी इलाकों में जब बारिश हुआ करती थी, तो बारिश का जो पानी है वो जंगल अपने अंदर अवशोषित कर लेते थे। लेकिन जब जंगल ही समाप्त हो गए, जब पेड़ों को हमने काट दिया, तो इसके बाद आपका नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे यहां पर कुछ भी नहीं बचा, और जो पानी था वो पानी डायरेक्टली आपका निचले इलाकों में आना शुरू हो गया। तो ये हिस्टोरिकल रीजन भी इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। ये भी आपको समझ में आ गया कि आपका पेड़ों को काटना और जो हमारी लगातार अर्बनाइजेशन है, लगातार जो आपका जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, लगातार जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है असम की इकोलॉजी के साथ। इतने बड़े खिलवाड़ जो हुआ है उसको लेकर के, तो ये भी हमने देखा। इस पूरे टॉपिक को भी हमने समझा कि असम के इसके पीछे के क्या कारण थे, वो भी हमने बात कर ली है। अब यहां पर अगर आप देखें, ये दो रीजन हमने यहां पर, आप उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि दो इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रीजन की तरफ। तीसरा जो आपका रीजन है वो है आपका एम्बार्कमेंट्स को लेकर के। एम्बार्कमेंट्स क्या होता है? एम्बार्कमेंट जैसे ये यहां से नदी जा रही है, नदी के जो दोनों मुहाने हैं, वो दोनों किनारे जो हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े आपके जो एम्बार्कमेंट्स हैं या जो दीवारें हैं वो डेवलप कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो इलाका है जहां पर पहले बहुत ज्यादा बाढ़ की संभावना हुआ करती थी, वो इलाका सुरक्षित हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी कही जाती है। एम्बार्कमेंट जो है वो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है। तो अब होता क्या है कि यहां पर आपको तटबंधों को इंग्लिश में कहा जाता है एम्बार्कमेंट, इसका एक विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि हमने जो है, जब बाढ़ की सिचुएशन शुरू हुई तो 20वीं शताब्दी के आसपास, 20वीं शताब्दी के मध्य में हमने बहुत सारे एम्बार्कमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, हमने बहुत सारे तटबंध बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आर्टिकल ये बताता है कि लोगों के बीच में सुरक्षा का एक भ्रम पैदा हो गया। जो लोग यहां पर रह रहे थे उनको ये लगा कि अब तो हमने यहां पर एम्बार्कमेंट बना लिए हैं, अब तो हमने यहां पर दीवारें बना ली हैं, सुरक्षा उपाय हमने यहां पर कर लिए हैं, तो अब यहां पर कभी भी बाढ़ नहीं आएगी। तो अब हुआ क्या कि जो इलाके जहां पर पहले बाढ़ आती थी वहां पर लोग बहुत कम हुआ करते थे, तो जान मान के नुकसान की संभावना भी कम हुआ करती थी। लेकिन जब लोगों को लगा कि यहां तो एम्बार्कमेंट बन गए हैं, यहां तो तटबंध बन गए हैं, यहां पे सुरक्षा उपाय हो गए हैं, यहां तो बाढ़ आएगी ही नहीं, तो लोगों ने बहुत सारे घर बनाने यहां पर शुरू कर दिए। बहुत सारे घर जो हैं वो यहां पर लोगों ने बनाने शुरू कर दिए और यहां पर आबादी लगातार बढ़ती गई। लेकिन आबादी किस इलाके में बढ़ रही थी? आबादी उस इलाके में बढ़ रही थी जहां पर बाढ़ की संभावना बहुत ज्यादा थी। और बाढ़ रुकी क्यों हुई थी? बाढ़ रुकी हुई थी क्योंकि यहां पर यह दीवार मौजूद थी। जैसे ही ये दीवार टूटेगी वैसे ही ये सारा पानी जो है वो इस इलाके में घुस आएगा। और ये एक बहुत बड़ी समस्या, ये आर्टिकल कहता है कि ये जो है लोगों के मन में सुरक्षा की एक धारणा लेकर के आया, सुरक्षा का एक फॉल्स कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग में लेकर के आया कि हम जो है सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम सुरक्षित नहीं थे। असल में हम बाढ़ के प्रति उतने ही वल्नरेबल थे जितने वल्नरेबल हम पहले थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इस पूरे आर्टिकल में बताया गया। और इसी के बाद ये हुआ भी कि आपका इस बार की जो बाढ़ है उसकी प्रकृति जो है, उसका नेचर इतना गंभीर क्यों है? उसका नेचर इतना गंभीर इसी वजह से है क्योंकि इस बार की जो बाढ़ है उसमें एम्बार्कमेंट्स टूट चुके हैं, उसमें जो तटबंध थे वो टूट चुके हैं। अगर आप देखें नेचुरल फ्लड कैसा होता है, नेचुरल फ्लड इतना गंभीर नहीं होता है। पहले के जो फ्लड आते थे असम में वो इतने गंभीर नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल फ्लड हुआ करते थे। क्या देखने को मिलता था आपका कि पानी का जो नेचुरल फ्लड थे उसमें जल का जो प्रवाह है, पानी पहले बढ़ता था और घटना अपेक्षाकृत जो है धीमी होती थी। पानी धीरे धीरे बढ़ता था, लोगों को पता रहता था कि पानी बढ़ रहा है, और उसके बाद जब पानी बढ़ जाता था, जब बहुत एक लेवल पर आ जाता था तो लोग वहां से पलायन कर जाते थे, लोग वहां से बाहर चले जाते थे। लेकिन इस बार हुआ क्या? इस बार जो है एम्बार्कमेंट मौजूद था, इस बार तटबंध मौजूद था, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि पानी कब बढ़ रहा है, पानी की जो मात्रा है उसमें कब विस्तार हो रहा है। और लोगों को जब पता ही नहीं चला तो लोग वहां से गए ही नहीं, क्योंकि लोगों के मन में सुरक्षा
सभ्यता की एक भावना मौजूद थी। और उसके बाद जैसे ही आपका एम्बार्कमेंट टूटा, जैसे ही तटबंध टूटा, अचानक से बाढ़ का पानी जो है वो निचले इलाकों में घुसना शुरू हो गया। जबकि यहां पर जो पानी है, जो नेचुरल तरीके से बाढ़ आती थी, उसमें जो पानी है वो पानी बहुत धीरे धीरे प्रवेश करता था। पर क्योंकि यहां पर पानी लगातार बिल्ड होता जा रहा था, पानी लगातार इकट्ठा होता जा रहा था और दीवार उस पानी को रोकने में सक्षम नहीं रही, जैसे ही दीवार टूटी, पानी एक साथ जो है वो निचले इलाकों में प्रवेश कर गया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिली। तो पहले क्या होता था कि पहले क्या आपका जो प्राकृतिक बाढ़ थी उसमें मुख्य तौर पर प्रभाव आपको कृषि पर देखने को मिलता था और बहुत ही प्रिडिक्टेबल प्रभाव रहता था। यानी कि लोगों को पता रहता था कि कब प्रभाव होगा, कब पानी वापस चला जाएगा और कब वो अपने क्षेत्रों में, अपने घरों में वापस जा पाएंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार प्रभाव जो है बहुत विनाशकारी हुआ है। रातों रात जो है, रातों रात लोगों के घर जो है नष्ट हो चुके हैं, लोगों को अपने घर से पलायन करने का मौका ही नहीं मिला। और ये जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर हमको याद रखना है। इसके पीछे की वजह क्या थी कि लोगों ने सोचा कि जो एम्बार्कमेंट यहां पर बन चुके हैं उसकी वजह से अब कभी इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन हुआ क्या, एम्बार्कमेंट टूट गए और इसकी वजह से आपको बाढ़ की सिचुएशन देखने को मिली है। और अब यहां पर हम इसका तीसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं। तीसरा फैक्टर है इसका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप देखें पहले क्या होता था, अब ऐसा नहीं है कि मानसून के दौरान बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा भी हो रही है, कभी बारिश कम भी हो रही है। इस बार तो अनुमान यह है कि बारिश कम होने वाली है, लेकिन बारिश होने की जो प्रकृति है, बारिश होने का जो नेचर है, वो नेचर यहां पर चेंज हो रहा है। हो क्या रहा है, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि दुनिया भर में आपका जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, अगर आपने भूगोल पढ़ा है, तो भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो वहां की जो एयर है, एयर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, एयर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि पानी में जो आपकी हवा है, हवा में जो आपका सांद्रता है, जो हवा में जो आपकी नमी है, नमी की जो सांद्रता है, उसको नमी को होल्ड करने की क्षमता है, यानी कि हवा जो है वो पानी कितना पानी होल्ड कर सकती है, वो क्षमता आपका बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले टेम्परेचर कम था तो जो हवा है वो 1 लीटर पानी को होल्ड कर सकती थी, लेकिन अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया तो हवा 2 लीटर पानी को होल्ड कर सकती है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हवा उतना ज्यादा पानी को होल्ड कर पाएगी। तो अभी हो क्या रहा है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी का बढ़ने का मतलब क्या है, पहले मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हुआ करती थी तो बारिश जल्दी हो जाती थी। बारिश जल्दी होने का मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा रहता था, यानी कि आपका अगर 1 महीने में बारिश होनी है तो 1 महीने में 20 दिन बारिश होगी और आपका 20 दिन में एक समान बारिश होगी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, यानी कि पानी लगातार इकट्ठा होता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब हवा पानी को होल्ड नहीं कर पाती है और सारा पानी एक साथ जाकर के नीचे गिर जाता है। तो पहले अगर 30 दिनों में 20 दिन बारिश होती थी तो बारिश डिस्ट्रीब्यूटेड रहती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 30 दिनों में 5 दिन बारिश हो रही है और उतनी ही बारिश हो रही है, यानी कि एक बार में आपको ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और अगर एक बार में ज्यादा बारिश होगी तो जो आपका पानी को मैनेज करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आपका बहुत लिमिटेड है। पहले जो है पानी, पहले हमने देखा कि बारिश 30 दिनों में 20 दिन हुआ करती थी और सेम लेवल पे बारिश हुआ करती थी, तो पानी ठीक ढंग से हम मैनेज कर लेते थे। जो नेचुरल तरीके हैं, जो आपके आर्टिफिशियल तरीके हैं, उनसे पानी को मैनेज कर लिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपका 5 ही दिन बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल तरीके हैं, हमारे जो मैनमेड तरीके हैं, आर्टिफिशियल तरीके हैं, वो तरीके अब आपके फेल हो रहे हैं। तो यही जो मॉनसून, जो आपका बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इस पूरी बाढ़ की सिचुएशन में। तो हमने तीसरा फैक्टर भी यहां पर समझ लिया है कि तीसरा फैक्टर आपका क्या है, तीसरा फैक्टर है आपका मॉनसून का नेचर जो आपका चेंज हो रहा है। मॉनसून का नेचर जो यहां पर चेंज हो रहा है कि अधिक नमी है, अधिक नमी की वजह से जो अनिश्चितता है वो ज्यादा बढ़ गई है, अधिक नमी की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, नमी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ गई है, जिसकी वजह से बारिश जो है, एक बारिश कम हो रही है लेकिन एक समय पर बारिश की मात्रा समान है, लेकिन जो बारिश की अवधि है वो कम हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या है कि कम समय पे बारिश हो रही है लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रही है। तो हमारे जो नेचुरल तरीके हैं बारिश को मैनेज करने के, जो हमारे मैनमेड तरीके हैं बारिश को मैनेज करने के, वो तरीके प्रभावित
प्रभावित हुए हैं, वो तरीके आप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसको आप अपने अपने जहां भी आप रहते हैं उसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास 10 लीटर पानी है, उस 10 मान लीजिए आपकी टंकी में 10 लीटर पानी है, उस 10 लीटर पानी को आप बहुत अपनी टंकी को अगर आप बहुत धीरे से खोल देते हैं और 10 घंटे तक अगर वो चलता रहता है तो धीरे धीरे पानी निकलेगा और आपका जो पाइप है वो उसको मैनेज कर लेगा और आसानी से आपका पानी जो है वो आपके घर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी 10 लीटर पानी को एक साथ अपने पाइप में छोड़ देंगे या जो आपका सिंक है उसमें छोड़ देंगे तो फिर वो आपका सिंक उसको मैनेज नहीं कर पाएगा और सारा पानी बाहर गिर जाएगा। वही सिचुएशन यहां पर वर्तमान समय में हो रही है कि हमारा जो नेचुरल सिंक है जिसके माध्यम से हम अपने वाटर को मैनेज करते हैं, बारिश के पानी को मैनेज करते हैं, वो नेचुरल सिंक काम नहीं कर पा रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है। ये हमने देखा कि अधिक तीव्र वर्षा और जल ग्रहण क्षमता जो है वो हमारी खो चुकी है, यानी कि वाटर को ठीक ढंग से मैनेज करने की जो हमारी क्षमता है वो क्षमता यहां पर हमारी समाप्त हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया है। अब यहां पर अंत में अगर आप कहना चाहें कि वर्तमान समय में जुलाई 2026 में आपको जो बारिश देखने को मिली है असम में, वो बारिश मुख्य तौर पर केवल आपका ज्यादा बारिश का वो जो फ्लड आपको देखने को मिली है, जो बाढ़ आपको देखने को मिली है, वो बाढ़ केवल ज्यादा बारिश का परिणाम नहीं है, बल्कि वो बाढ़ जो है वो बाढ़ मुख्य तौर पर ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों का क्षरण जो हुआ है, लगातार जो आपके जो जंगलों को काटा गया है, लगातार वहां के जो ऊपरी वाले क्षेत्र से जो आपका जो नागालैंड वाला इलाका है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, वहां पर जो आपका बालू को निकाला गया, वहां पर बाउल्डर्स को, वहां पर पत्थरों को जो निकाला गया नदियों से, जो नेचुरल एनवायरनमेंट के तौर पे काम करते थे, वो यहां पर समाप्त हो चुके हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर तटबंधों की कमजोरी भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमने एम्बार्कमेंट्स की भी बात की थी कि जो हमने आर्टिफिशियल एम्पावरमेंट्स बनाए थे उन्होंने हमको एक फॉल्स सेफ्टी का जो भ्रम है वो करवाया और वही जो आर्टिफिशियल एम्बार्कमेंट्स थे वो धीरे धीरे टूट गए। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जलवायु परिवर्तन का फैक्टर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। केवल बारिश को आप इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं मान सकते हैं, बारिश तो इंपॉर्टेंट कारण है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कारण हैं जिन कारणों को हम रोक सकते हैं, जिन कारणों को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो इन तीन कारणों की वजह से 2026 में असम में जो बाढ़ आई है वो बाढ़ इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। तो उसके पीछे के इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वो यहां पर हमने देख लिए हैं। तो यहां पर अब ये इंपॉर्टेंट वही वापस से हम अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं कि आपका फ्लड आना कोई बहुत अब नॉर्मल फिनोमिना नहीं है। फ्लड आपको दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में देखने को मिलती है। जहां पर पानी ज्यादा होता है वहां पर लगभग सभी हिस्सों में फ्लड आती है। और ऐसा नहीं है कि फ्लड केवल 21st सेंचुरी में ही आ रही है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हजारों सालों से, हजारों लाखों सालों से आपको पृथ्वी पर जो है फ्लड और बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। लेकिन फ्लड और डिजास्टरस फ्लड में जो है डिफरेंस होता है। फ्लड जो है वो आपका नेचुरल तरीके से आती है, लेकिन जो डिजास्टर फ्लड है, जो आपदा युक्त फ्लड है, जो आपदा युक्त बाढ़ है, वो मानवीय कारणों से आती है। और असम की जो घटना है वो केवल फ्लड नहीं है, वो नेचुरल फ्लड नहीं है, वो आपका आपदा युक्त फ्लड है। यानी कि वो नेचुरल कारणों से नहीं आई है, वो मानवीय कारणों से आई है। और अगर वो मानवीय कारणों से आई है तो उसको रोका भी जा सकता है। तो रोकने के लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? उपायों की अगर आप बात करें, सबसे पहला उपाय यह है जो यहां पर इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है, वो ये है कि हमको खंडित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, हमको फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए। फ्रेगमेंटेड अप्रोच का मतलब यह है कि केवल हम तटबंधों को और ऊंचा कर देते हैं, केवल एम्बार्कमेंट्स को और ऊंचा कर देते हैं तो समस्या सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि कल को पानी और ऊपर जाता रहेगा, पानी और इकट्ठा होता रहेगा और आगे चल करके और तेजी से आपको बाढ़ देखने को मिलेगी। तो एम्बार्कमेंट्स को ऊंचा करना या आपका चीजों को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना समस्या का हल नहीं है। समस्या को अगर आपको हल करना है तो इसके लिए आपको एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहां पर आपको अपनानी पड़ेगी। और जितने भी पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किए हैं, चाहे असम में आपका नेचुरल स्पंज हो, चाहे असम में जो आपका पेड़ पौधे हो, असम के जंगल हो, चाहे असम के ऊपरी जो इलाके हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वहां के जो तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करना, इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन है उसको कंट्रोल करना, असम के जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंट्रोल करना, असम के तटबंधों को और बेहतर ढंग से मैनेज करना, इन सारी चीजों को हमको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम को आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अगर आप प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं तो फिर आप ठीक ढंग से इस समस्या को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और अगले साल फिर हम यहीं पर खड़े होकर के इसी बात को डिस्कस कर रहे होंगे कि दोबारा से असम में बाढ़ क्यों आई है। अगर आप चाहते हैं कि असम में बाढ़ समाप्त हो, अगर असम में इस पूरी सिचुएशन को हमको खत्म करना है, तो एक हमको कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके तमाम डायमेंशंस हैं उन सभी डायमेंशंस को ध्यान में
रख करके एक साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है। यही बात इस पूरे आर्टिकल में कही गई है। तो यहां पर इसी नोट के साथ हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल होता है समाप्त। उम्मीद है हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अंत में आपके लिए एक मेंस का सवाल है, इसी टॉपिक पर आधारित आसानी से आप इस सवाल का जवाब लिख पाएंगे। बहुत ईजी सवाल है, पूरे टॉपिक को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि असम में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं मानव जनित परिवर्तनों का परिणाम है। जुलाई 2026 की ऊपरी असम की बाढ़ के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। अपने उत्तर में भूमि उपयोग परिवर्तन, ऊपरी जलग्रह क्षेत्रों में संसाधन दोहन, वनों की क्षति, तटबंधों के प्रभाव तथा बदलते मानसून की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में ये 15 मार्क्स का सवाल है, आपको इसका जवाब लिखना है। अंत में एक प्रीलिम्स का सवाल भी आपके लिए है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि असम निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ओडिशा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है कि असम जो है वो इनमें से किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बहुत आसान सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मेंस का सवाल आप लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।